हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज मदरसों पर NCPR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों पर रोक लगा दी है। NCPR ने क्या सिफारिशें की थी मदरसा एजुकेशन पे और साथ ही किस संदर्भ में ये सिफारिशें सामने आई थी, इस पूरे के पूरे संदर्भ को समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली इस मुद्दे की शुरुआत होती है इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले से जिसमें हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया था और यह कहा था कि ये जो मदरसा शिक्षा है ये संविधान के आर्टिकल 14 के तहत धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है ना। और साथ ही इन्होंने ये कहा था कि मदरसा से छात्रों को निकालकर औपचारिक शिक्षा पद्धति में समायोजित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को निर्देश दिया था, जिसका सीधा अर्थ है कि मदरसा से छात्रों को निकालकर जितने सरकारी शिक्षण संस्थान या अन्य औपचारिक शिक्षण संस्थान हैं उनमें समायोजित किया जाए ताकि उनके शिक्षा के अधिकार का संरक्षण हो सके, धर्मनिरपेक्षता के साथ वो शिक्षा का अधिकार प्राप्त कर सके। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस मामले पर स्टे लगा दिया था, यानी रोक लगा दी थी। उसके बाद जब NCPR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से उनका पक्ष पूछा गया तो NCPR ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वो भी इस बात से सहमत है कि मदरसा शिक्षा पद्धति के माध्यम से जो बच्चे हैं उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसका उल्लंघन हो रहा है। और यहां पे NCPR ने 4-5 बड़े आधार दिए थे जिनके बेस पे उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं ये बच्चों के साथ भेदभाव करता है, विशेष तौर पे जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है। यहां पे सबसे पहली बात इन्होंने ये कही थी कि जो भी मदरसा शिक्षण संस्थान है वो RTE यानी शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। अतः शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आने वाले जो पैरामीटर्स हैं, मानदंड हैं, उनको ये शिक्षण संस्थान लागू नहीं करते हैं। दूसरी बात, जो शिक्षकों की योग्यता है उसके पैरामीटर्स भी विशेष तौर पे जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वहां पे ये पैरामीटर्स जो है फुलफिल नहीं होते। तो बेसिकली बच्चों को पढ़ा कौन रहा है इसके कोई पैरामीटर्स नहीं है, तो इस आधार पे भी आलोचना की थी। इसके साथ ही इन्होंने कहा था कि जो मदरसे शिक्षण संस्थान हैं वहां विशेष तौर पे एक धर्म विशेष की एजुकेशन पे स्पेशल फोकस किया जाता है, तो ये बच्चों के धर्मनिरपेक्षता का जो अधिकार है, बेसिकली धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन कर रहा है। इन अलग अलग तर्कों को देते हुए इन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि चूंकि ये राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आते तो आवश्यक सुविधाएं और अधिकारों जैसे वर्दी, मिड डे मील है ना, एक्स्ट्रा जो करिकुलम एक्टिविटीज हैं उनसे बच्चों को वंचित रखा जाता है और बच्चे अपना सर्वांगीण विकास करने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे में उनका जब बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी तो इससे देश का विकास भी प्रभावित होगा। तो उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था कि बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा पद्धति की व्यवस्था होनी चाहिए। यहां पे इन्होंने ये जरूर कहा कि ये सही है कि संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों को उनकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना, विशेष तौर पे आर्टिकल 30 उनको स्थापना शिक्षण संस्थानों की और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। लेकिन इसके साथ ही ये बच्चों के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(1) का भी उल्लंघन करता है, यानी विधि के समक्ष समानता और राज्य, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। बेसिकली इन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और मदरसों में RTE के तहत मिलने वाली सुविधाएं नहीं हैं। अतः यहां पे विचार करना जरूरी है क्योंकि ये बच्चों की क्वालिटेटिव यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मुद्दा है। शिक्षा के मौलिक अधिकारों से मूल रूप से बच्चे वंचित हो रहे हैं। ऐसे में मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे न सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन से वंचित हो रहे हैं बल्कि औपचारिक शिक्षा से भी वंचित हो रहे हैं जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है। इस तरीके से NCPR ने मदरसा में शिक्षा के तरीके पर सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि वहां बच्चों को शारीरिक दंड देना शिक्षा के अधिकार के कानून के अगेंस्ट है। तो इन तर्कों और इन आधारों पर NCPR ने स्पष्ट तौर पर कुछ दिशा निर्देश दिए थे। अलग अलग राज्यों और UTs के जो सचिव हैं, मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सिफारिशें की थी। तो क्या क्या सिफारिशें थी? एक तो इन्होंने कहा था कि जो मदरसा बोर्ड हैं उनको बंद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके कामकाज में जवाबदेहिता और पारदर्शिता का अभाव है। दूसरा इन्होंने कहा था कि जब तक मदरसा शिक्षण संस्थान
आरटीई के अंतर्गत नहीं आते हैं तब तक उनको दी जाने वाली फंडिंग बंद होनी चाहिए। यानी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के तौर पे जो उनको फंडिंग दी जाती है राज्य की ओर से, वो फंडिंग बंद होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को निकालकर औपचारिक जो शिक्षण संस्थान है उनमें समायोजित करने जैसे निर्देश दिए थे अलग अलग राज्यों को। यहां पे कुछ राज्यों ने इनके आदेशों को अलग अलग तरीके से पालन करने का प्रयास भी किया, जिसमें हम विशेष तौर पे यूपी और त्रिपुरा जैसे राज्यों को ला सकते हैं, जिन्होंने कुछ मामलों में जो मदरसा एजुकेशन है उसके ऊपर नियंत्रण या फिर विनियमन लगाने का प्रयास किया। एक अल्पसंख्यक संस्था है जमीयत उलमा ए हिंद। जमीयत उलमा हिंद ने सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की इस पूरे के पूरे संदर्भ में, और यह तर्क दिया कि वर्तमान कानूनों के तहत ऐसी कार्यवाहियों का कोई कानूनी औचित्य नहीं है। यानी केवल एनसीपीआर के निर्देश से मदरसा एजुकेशन पॉलिसी को रेगुलेट करना या इस तरीके से नियंत्रण लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, और ये कहीं ना कहीं हमारा जो संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 29-30, विशेष तौर पे आर्टिकल 30 में, इस संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन है। ध्यान रखिएगा। अब अदालत ने आदेश दे दिया है कि निकाय यानी एनसीपीआर द्वारा जो 7 जून और 25 जून को जारी किए गए जो निर्देश थे उन पर अगली सूचना तक अमल नहीं किया जाएगा। यानी उन निर्देशों पर रोक लग गई है, और ये रोक केवल यूपी और त्रिपुरा जैसे राज्यों में ही नहीं लगी है, बल्कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये रोक अप्लाई होगी। यानी 4 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट का इस मुद्दे पर फिर से जजमेंट आएगा, फिर से कुछ बात कहेंगे माननीय न्यायालय, तो तब तक रोक लगाई गई है इस पूरे के पूरे संदर्भ में और इन निर्देशों पे। ध्यान रखिएगा। ये जो जमीयत उलमा ए हिंद है, इन्होंने दावा किया था ये जो एनसीपीआर की सिफारिशें हैं ना, ये शैक्षणिक संस्थान चलाने के अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। और जो वकील हैं इस जमीयत उलमा ए हिंद की इंदिरा जयसिंह, उन्होंने भी तर्क दिया था कि इस निर्देश का कोई कानूनी आधार भी नहीं है और ये संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। तो बेसिकली इस निर्देश का कोई आधार नहीं होना चाहिए, जिस आधार पर अलग अलग राज्य जो मदरसा शिक्षण संस्थान हैं उनको नियंत्रित और विनियमित करने का प्रयास कर रहे हैं। बेसिकली इनके पीछे कोई भी कानूनी और संवैधानिक आधार नहीं है। इस पूरे के पूरे मसले पर जब ये एनसीपीआर की सिफारिशें आई थी तो पॉलिटिकल डिबेट भी शुरू हुई थी। काफी जो विपक्षी नेता हैं उनके द्वारा इस फैसले की आलोचना भी की गई थी और ये कहा गया था कि विशेष तौर पे अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस संदर्भ में एनसीपीआर के जो अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वो मदरसों को बंद करने की वकालत नहीं की उन्होंने, बल्कि गरीब मुस्लिम बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा दी जाने वाली फंडिंग रोकने की सिफारिश की है। कब तक? जब तक कि ये शिक्षण संस्थान आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आ जाते हैं। तो ये था पूरा का पूरा मसला। अब यदि हम इस पूरे मसले की बात करें तो ये जो कोर्ट का आदेश है, यानी जो एनसीपीआर की सिफारिशें हैं उनके कार्यान्वयन पर रोक लग गई है बड़े स्तर पे, और स्पष्ट तौर पे ये रोक केवल उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकारों की कार्रवाई के खिलाफ जो जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर बेसिकली आदेश आया है। लेकिन ये जो आदेश है केवल इन पे ही लागू नहीं होगा, बल्कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पे ये आदेश लागू होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो डिसीजन आया है इसकी अगली सुनवाई होगी 4 हफ्ते बाद। तब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या पक्ष आता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 29 और 30 के बेसिस पे अल्पसंख्यकों के फंडामेंटल राइट को संरक्षित करता है, या जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनके राइट टू एजुकेशन के फंडामेंटल राइट को संरक्षित करता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(1) और इसके साथ ही हम आर्टिकल 21A है ना, शिक्षा का अधिकार, उसको संरक्षित करता है, या फिर बीच का रास्ता कोई निकाला जाता है। तो देखना काफी दिलचस्प होगा। अच्छा, आपका क्या विचार है इस पूरे के पूरे संदर्भ में? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। मदरसा शिक्षा को विनियमित किया जाए, बच्चों को औपचारिक शिक्षण संस्थानों में शामिल कर दिया जाए, या आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि हम एनसीपीआर का इतना जिक्र हो रहा है, एनसीपीआर की यदि बात करें तो ये एक वैधानिक निकाय है। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत 2007 में हुई थी। ये महिला व बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रशासनिक, मतलब महिला बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, और
ये सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम, प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में निहित बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ही हो। यानी ये बाल संरक्षण को लेके काफी सजग रहता है, बाल संरक्षण को लेके प्रयास करता है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत बच्चों की जो निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा है उसके संदर्भ में ये शिकायतों की जांच भी करता है, और इसके साथ ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी जो पोक्सो अधिनियम है 2012 उसके कार्यान्वयन की भी निगरानी करता है। तो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बाल संरक्षण के संदर्भ में। ठीक है, अब देखना होगा कि अगर सुप्रीम माननीय न्यायालय इनके तर्कों को खारिज करते हैं तो किन बेस पे खारिज करते हैं और किस तरीके का जो अगली कार्यवाही में किस तरीके का डिसीजन आएगा। जैसे ही डिसीजन आएगा हम फिर उस पर एक परिचर्चा करेंगे। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी, है ना, आप क्या सोचते हैं। इसके साथ ही यदि आप 2026 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो बैच जस्ट शुरू हुआ है, 23 अक्टूबर तक ही वैलिड है। इस बैच की जो एडमिशन लेने की तिथि ध्यान रखिएगा। यदि आप 2026 में बेहतर तरीके से अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I जो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू फाउंडेशन बैच है इससे जुड़ सकते हैं। दिवाली ऑफर चल रहा है, मेगा फेस्टिवल सेल, मात्र 26,999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। लेकिन आपको जाना है स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ ये बैच आपको फिलहाल 26,999 में मिल रहा है। यदि आप 2027 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म बैच यानी जिसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन होगी आप लोगों की, PT मेंस इंटरव्यू सब इंक्लूड होगा। तो 2027 में यदि अटेम्प्ट देना है, 28 में यदि अटेम्प्ट देना है तो आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाइए, कोड यूज कीजिए LD Live कोड के साथ ये जो बैच है आपको 2027 वाला जो लॉन्ग टर्म बैच है मात्र 32,999 में मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी से, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको समझ आई होगी। बाकी मिलेंगे अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।